प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज कुछ घटनाएं इस प्रकार से हैं। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को चीन फिर एक बार 1.3 अरब डॉलर का कर्ज दे रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसाक डार ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। डार ने कहा कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (ICBC) ने ये लोन अप्रूव किया है, जिससे पाकिस्तान को अपने घटते विदेशी मुद्रा भंडार को फिर से बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये पैसे 3 किस्तों में दिए जाएंगे। इसमें से 0.5 अरब डॉलर की पहली किस्त पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में आ चुकी है। डार ने कहा कि हम न कभी कंगाल हुए हैं और न होंगे। हमने चीन का कर्ज चुकाने के लिए उन्हें 1.3 अरब डॉलर लौटाए थे। चीन हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये पैसे हमें वापस दे रहा है। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में सिर्फ 3 हफ्ते के इम्पोर्ट के लिए ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। इससे पहले भी चीन विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए हमें 0.7 अरब डॉलर का कर्ज दे चुका है। डार ने बताया कि पाकिस्तान को जून में ख़त्म होने वाले वित्त वर्ष में अपने फाइनेंशियल गैप को ख़त्म करने के लिए 5 अरब डॉलर की विदेशी फंडिंग की ज़रूरत है। IMF के साथ डील साइन होने के बाद ही उसे और फंडिंग मिल पाएगी। डार के मुताबिक ये डील अगले हफ्ते तक साइन होने की उम्मीद है। पाकिस्तान पिछले महीने की शुरुआत से ही IMF के साथ कर्ज को लेकर चर्चा कर रहा है। अगर दोनों के बीच में डील साइन होती है तो IMF पाकिस्तान के लिए 2019 में तय हुए 6.5 अरब डॉलर के बेल आउट के तहत करीब 1 अरब डॉलर की किस्त जारी करेगा। दरअसल 2019 में इमरान खान की सरकार के रहते IMF ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के तहत 6 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की मदद देने का वादा किया था। अब इसी वादे के तहत IMF से पाक 1.1 बिलियन डॉलर की एक और किस्त मांग रहा है। 31 जनवरी 2023 को नॉर्थन पोर्टर के नेतृत्व में IMF की एक टीम पाकिस्तान पहुंची थी। वित्त मंत्री इसाक डार के साथ इस टीम को 2 चरणों में बैठक हुई थी। इस दौरान पाकिस्तान ने बेल आउट पैकेज के तहत IMF से कर्ज की मांग की थी। हालांकि 10 दिन तक चली ये बैठक बेनतीजा रही थी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अपने कुछ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में स्थानांतरित करने का एकमुश्त विकल्प दिया है। ऐसा उन सभी मामलों में है जहां केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी को एक पद या रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए अधिसूचना की तारीख से पहले, यानी 22 दिसंबर 2003 या 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया गया है। उन्हें अब CCS पेंशन नियम 1972 9/2021 के तहत कवर होने का एकमुश्त विकल्प दिया जा सकता है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अतिरिक्त सचिव संजय नारायण माथुर द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन में कहा गया है कि इस विकल्प का उपयोग संबंधित सरकारी कर्मचारी 31/8/2023 तक कर सकते हैं। वे सरकारी कर्मचारी जो उपरोक्त पैरा 4 के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने के पात्र हैं, लेकिन जो निर्धारित तिथि तक विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे। एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा। ज्ञापन में कहा गया कि सरकारी कर्मचारी जो CCS पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत पेंशन योजना में स्विच करने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, उन्हें सामान्य भविष्य निधि GPF की सदस्यता लेने की आवश्यकता होगी। केंद्र ने 12 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय पेंशन योजना को अधिसूचित किया था। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा, साल 2024 के अंत तक भारत की सड़कों का बुनियादी ढांचा अमेरिका के बराबर हो जाएगा। गडकरी का बयान बीते एक दशक में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए काम को बयां करता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आए आमूल चूल बदलाव की बानगी भर है। रेलवे की वंदे भारत और तेजस ट्रेनों की सौगात हो या छोटे शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ने की योजना, ट्रांसपोर्ट के मामले में बीते एक दशक में ऐतिहासिक काम हुआ है। देश में सड़कों और हाईवे का जाल बिछाने के लिए बीते 9 सालों में आवंटन लगभग 9 गुना हो गया है। पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर का बजट देखें तो सरकार ने 2014 से अब तक इसे 175% बढ़ा दिया है। भविष्य का खाका इससे भी सुनहरा है। 2027 तक 400 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें चलाने की योजना है। जलमार्गों के विकास के लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है। PM गति शक्ति योजना के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए नेशनल मास्टर प्लान तैयार है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। इस प्रोग्राम में सरकार 107 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। रूस में कोविड-19 का टीका स्पुतनिक V बनाने की प्रक्रिया में शामिल वैज्ञानिकों में से एक आंद्रे बोतिकोव को उनके अपार्टमेंट में बेल्ट से गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने हत्या के सिलसिले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। रूसी मीडिया ने शनिवार को ये खबर दी है। रूसी समाचार एजेंसी तास ने रूसी संघ की जांच समिति के हवाले से बताया कि गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड मैथमेटिक्स में वरिष्ठ शोधकर्ता के रूप में काम करने वाले 47 वर्षीय
बूटिकोव गुरुवार को अपने अपार्टमेंट में मृत मिले। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोविड वैक्सीन पर उनके काम के लिए वायरोलॉजिस्ट को ऑर्डर ऑफ द मेरिट फॉर द फादरलैंड अवार्ड से सम्मानित किया था। रिपोर्टों के अनुसार बूटिकोव उन 18 वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने 2021 में स्पुतनिक वी वैक्सीन विकसित की थी। रूस में जांच प्राधिकरण अपने एक बयान में कहा है कि वैज्ञानिक की मौत की जांच हत्या मानकर की जा रही है। जांचकर्ताओं के अनुसार एक 29 वर्षीय एक युवक ने बहस के दौरान बेल्ट से बूटिकोव को का गला घोंट दिया और भाग गया। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हत्या एक घरेलू अपराध था और संघर्ष का परिणाम था। संघीय जांच एजेंसी के अनुसार बूटिकोव का शव मिलने के तुरंत बाद संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमलावर की लोकेशन का पता कम समय में ही चल गया और आरोपित युवक का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है। उस पर एक गंभीर अपराध करने के मामले में पहले से ही मुकदमा चल रहा है। निकट भविष्य में जांच दल की योजना अदालत में याचिका दायर करने की है ताकि मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने तक प्रतिवादी को हिरासत में रखा जा सके। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थकों ने एक बार फिर एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया है। बता दें कि शनिवार को ब्रिस्बेन के मशहूर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में खालिस्तान समर्थकों ने तोड़फोड़ की। मंदिर के अध्यक्ष सतिंदर शुक्ला ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुबह के समय श्रद्धालु मंदिर में पूजा पाठ के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें देखा कि मंदिर की दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। हिंदू ह्यूमन राइट्स के निदेशक सारा गेट्स का कहना है कि सिख फॉर जस्टिस की तर्ज पर इस घृणा अपराध को अंजाम दिया गया है। यह ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हिंदुओं को डराने के लिए किया गया है। बता दें कि विदेशी धरती पर हिंदू आस्था पर चोट करने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के कैरम डाउन इलाके में स्थित शिवा विष्णु मंदिर पर भी भारत विरोधी नारे लिखे गए थे। मंदिर में जब भारत विरोधी नारे लिखे गए थे उस वक्त मंदिर में तमिल हिंदुओं द्वारा 3 दिन का थाई पोंगल त्यौहार मनाया जा रहा था। 15 जनवरी को खालिस्तान समर्थकों ने मेलबोर्न में एक कार रैली निकालकर खालिस्तान पर जनमत के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें समर्थन नहीं मिल सका और मेलबोर्न में भारतीय मूल की करीब 60,000 आबादी रहती है। लेकिन रैली के दौरान कुछ 100 लोग ही मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इसी गुस्से में हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। भारत चीन के बीच सीमा मुद्दों को लेकर तनाव अब वैश्विक मंचों पर भी दिखने लगा है। भारत कई बार इस मामले में चीन को आईना भी दिखा चुका है, लेकिन उसके तेवर जस के तस बने हुए हैं। इस बीच गुरुवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री किंग गैंग के बीच दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर द्विपक्षीय वार्ता की। विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट करके बताया कि इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से सीमा क्षेत्रों में शांति बहाली को लेकर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि हमारी चर्चा द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से सीमा क्षेत्रों में शांति के लिए वर्तमान चुनौतियों को संबोधित करने पर केंद्रित थी। हमने G20 एजेंडे के बारे में बात की। चीन को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे रिश्ते में वास्तविक समस्याएं हैं, इनके निपटान के लिए हमारे बीच बहुत खुलकर और स्पष्ट रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है। चीनी समकक्ष से मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा कि इस बैठक का फोकस हमारे द्विपक्षीय संबंधों और उसमें मौजूद चुनौतियों के साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन चैन पर था। दिल्ली कोर्ट ने गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। इसी के साथ सिसोदिया की होली अब जेल में ही मनेगी। इसके अलावा कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने अदालत से मनीष सिसोदिया को 3 और दिनों के लिए रिमांड पर देने की मांग की थी और कहा था कि मनीष जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोर्ट में वरिष्ठ वकील दयन कृष्ण सिसोदिया की पैरवी कर रहे हैं। इससे पहले की अपडेट के मुताबिक मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णन ने रिमांड बढ़ाने की सीबीआई की अर्जी का विरोध किया। कृष्णन का तर्क है कि सीबीआई द्वारा रिमांड बढ़ाने की मांग करना उचित नहीं है। वकील ने अदालत से गुजारिश की कि वो पिछले आदेश के पेज नंबर 7 पर आए, जिसमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात की है। सीबीआई चाहती है कि सिसोदिया वो बोलें जो वो सुनना चाहती है। वकील ने कहा कि आप सीबीआई के रिमांड एप्लीकेशन को देखिए, हम पहले दिन जहां थे आज भी वहीं हैं। तब जज ने कहा कि हम देखेंगे कितनी चीज़ें कन्फ्रंटेशन के लिए है। सिसोदिया ने कहा कि रिमांड का आधार ये नहीं हो सकते, हम तब तक वेट करेंगे जब वो अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेते। एजेंसियों की नाकामी रिमांड देने की वजह नहीं हो सकती। जज ने सिसोदिया के वकील से कहा कि सीबीआई का कहना है कि उन्हें कुछ दस्तावेज तलाशने हैं जो मिसिंग है और 2 लोगों के साथ आमना सामना करना है। इस पर सिसोदिया के वकील ने कहा कि मुझे कस्टडी में रखकर जो दस्तावेज नहीं मिल रहे थे वो क्या मिल जाएंगे, यह रिमांड का आधार नहीं हो सकता। सिसोदिया के वकील ने दलील दी कि रिमांड असाधारण है, आपके पास 15 दिन है, इसका मतलब ये नहीं कोर्ट 15 दिन दे देगी। अदालत को इस ओर ध्यान देना होगा कि आखिर रिमांड का सही कारण क्या है। बता दें कि सिसोदिया को कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उनसे 8 घंटे तक पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि अधिकारी उनके जवाब कथित रूप से संतोषजनक नहीं पाए गए थे। अदालत ने 27 फरवरी को सिसोदिया को सीबीआई हिरासत में भेज दिया था
ताकि जांच एजेंसी उपयुक्त और निष्पक्ष जांच के लिए उनके सामने रखे जाने वाले सवालों को वास्तविक एवं वैध उत्तर प्राप्त कर सके। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी पहले 2 बार जांच में शामिल हुए, लेकिन यह देखा गया कि उनसे जो सवाल किए गए उन्होंने उसके संतोषजनक जवाब नहीं दिए। अमेरिकी बिजनेसमैन बिल गेट्स ने शुक्रवार को भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, G20 प्रेसिडेंसी समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। इस मुलाकात के बारे में बिल गेट्स ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग गेट नोट्स में लिखते हुए भारत की तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि मैं इस हफ्ते भारत में हूँ। ऐसे समय में जब दुनिया कई चुनौतियों से घिरी है, भारत जैसी डायनेमिक और क्रिएटिव जगह पर होना प्रेरणादायक है। भारत दुनिया को दिखा रहा है कि जब इनोवेशन में इन्वेस्ट किया जाता है तो क्या क्या संभव हो सकता है। मैं हेल्थ, डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज के सेक्टर में भारत की ग्रोथ को लेकर पहले से ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत इस ग्रोथ को जारी रखेगा और अपने इनोवेशन दुनिया के साथ शेयर करता रहेगा। बिल गेट्स ने कहा कि प्रभावी, सुरक्षित और सस्ती कोरोना वैक्सीन बनाने की भारत की अद्भुत क्षमता सराहनीय है। इस वैक्सीन ने लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाई और दुनिया भर में दूसरी बीमारियां फैलने से रोका। ये खुशी की बात है, कुछ वैक्सीन बनाने में गेट्स फाउंडेशन भी भारत का सहयोग कर पाया। उन्होंने लिखा, भारत ने न सिर्फ जीवन रक्षक वैक्सीन बनाई बल्कि उन्हें डिलीवर करने में भी बेहतरीन काम किया। भारत के पब्लिक हेल्थ सिस्टम ने कोविन नाम के ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के जरिए कोरोना वैक्सीन की 220 करोड़ डॉलर डोज डिलीवर की। इस प्लेटफॉर्म के जरिए करोड़ों लोगों ने वैक्सीन लगवाने का अपॉइंटमेंट लिया और वैक्सीन लगने के बाद उन्हें डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिला। पीएम मोदी का मानना है कि कोविन दुनिया के लिए एक उदाहरण है और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। गेट्स ने लिखा है कि महामारी के दौरान भारत ने डिजिटल पेमेंट्स को अपनाया। 30 करोड़ लोगों को इमरजेंसी डिजिटल पेमेंट मिले, इसमें 20 करोड़ महिलाएं भी शामिल हैं। ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि भारत ने आर्थिक समावेश को अपनी प्रायोरिटी बनाया और डिजिटल आईडी सिस्टम, आधार और डिजिटल बैंकिंग के इनोवेटिव प्लेटफॉर्म में निवेश किया। इससे साबित होता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। बिल गेट्स ने लिखा कि गति शक्ति प्रोग्राम इस बात का सटीक उदाहरण है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से सरकारें बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं। यह प्रोग्राम रेल और रोड समेत 16 मंत्रालयों को डिजिटली जोड़ता है ताकि ये मंत्रालय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अपने प्लान को एक साथ लेकर चल सके और भारतीय साइंटिस्ट और इंजीनियरों का काम तेज़ी से आगे बढ़ सके। गेट्स ने लिखा कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी यह हाईलाइट करने का बेहतरीन मौका है कि कैसे देश में किए गए इनोवेशन दुनिया की मदद कर सकते हैं। भारत के सभी प्रयासों में उनकी मदद करना, खासतौर पर भारत की डिजिटल आईडी और पेमेंट सिस्टम को दूसरे देशों तक ले जाना, गेट्स फाउंडेशन की प्राथमिकताओं में शामिल है। भारत में गोल्ड रेट आज इस प्रकार से है। 22 कैरेट का गोल्ड रेट जो है 10 ग्राम्स का वो है 51,850 रुपये और 24 कैरेट गोल्ड का 10 ग्राम्स का है 56,550 का। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। धन्यवाद।